बस। हाँ, तो पेपर हो गया हमारा और मजा आया होगा। तो मैंने पहले ही, हाँ तो मैंने पहले ही बता रखा था तुम्हें कि अब तुम्हें मजा आने का मतलब पूरा प्रयास रहेगा कि तुम लोगों को मजे आए। तो मेंस के पेपर से शुरुआत करते हैं। मेंस का पेपर, मैथ्स के पेपर में 100 में से कितने लोगों के 60 या 60 से ज्यादा मेंस के पेपर में, मैथ्स के अंदर, मैथ्स में 60 या 60 से ज्यादा? वेरी गुड। कितने? 63, 64, 60, 62, 60, 78, 90। दो लोगों के 90 हो गए, एक के 100 में से 100 में। हाँ। 76, 85, 77, 62, 62, 60, 64, 60, 61, 76, 74, 68, 72, 64, 75, 70, 66, 69, 69। अब मैं बोलूं, अगर 30 से नीचे है और हमने पेपर को टाइम नहीं दिया तो गलत करा। कोई बोले मैं पेपर मैथ्स का नहीं कर पाया क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में लग गया था, 30 से कम मार्क्स किसी भी सिनेरियो में मतलब सही नहीं। इस पेपर के अंदर मतलब हम लोग देखें कि 90 भी है हमारे बैच से, यहाँ से दूसरे दो दो बैच अभी मैं सुबह से ले चुका हूँ। तो एक में 90 हाईएस्ट है और एक में 100 में से 100 भी एक बच्चे के पूरे सारे सही है। तो इसका मतलब पेपर ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम 30 भी ना ला सके, तो 30 से कम में तो फिर मतलब ये है कि हमने गड़बड़ी कर रखी है। मेंस का ऑनलाइन के अंदर वेरी गुड। कुछ बच्चों के मार्क्स लेकिन दो ही लोगों ने लिखे हैं बस मार्क्स, तो अच्छी बात है। दीप जायसवाल 67 मार्क्स है, दिवित के 55 आए, केशव के 85 आए, अब चार लोगों ने लिख दिया है। अंजलि जी के पेपर वन में 36 है और पेपर टू में 52 है क्यूमुलेटिव। अब मैं क्यूमुलेटिव पे आता हूँ मेंस के। मेंस में 300 में से क्यूमुलेटिव 170 एंड अबव कितने लोगों का है? 170 क्लोज्ड, है ना? 170 भी चलेगा। 170 एंड अबव, 175, 206, 190, 186, 182, 178, 217, 184, 189, 197, 76, 177, 182, 187, 170, 174, 172, 228, 100, 198। तो 228 इस वैसा हाईएस्ट है, उधर 247 या ऐसे कुछ हाईएस्ट है, तो ठीक है। कुछ ही मार्क्स का अंतर है, ज्यादा नहीं है। बट अब मैं फिर आता हूँ काम की बात पे, कि अगर मेंस में किसी बच्चे के तीनों मिला करके 100 से कम है तो फिर खराब है। मतलब लीस्ट बोल रहा हूँ मैं ये। मतलब मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए 100 भी, मेरे को ज्यादा ही बोलना चाहिए। 33% के हिसाब से भी जाऊं तो 120 होता है। बट मैं 100 रख रहा हूँ। 100 से नीचे मतलब पक्की बात है कि फिर हम पढ़ाई वढ़ाई तमीज से मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब आता है एडवांस के पेपर में। तो एडवांस के पेपर 61 मार्क्स का था, और 61 में दोनों, जो तुम्हारा फेस है और एडवांस वाला फेस है, दोनों का पेपर में सिर्फ बाइनोमियल का अंतर था कि तुम्हारे में पीएनसी के सवाल थे और उनके में बाइनोमियल के। बाकी 12th के चैप्टर के क्वेश्चन सेम थे। तो 61 में से कितने लोगों के 25 या 25 से ज्यादा एडवांस मैथ्स के पेपर में? 25 या 25 से ज्यादा एडवांस में कितने? 26 यहाँ कम हूँ, 25। और उसमें कितने थे मेंस में? अच्छा।
30, 31, 26, एक मिनट, 26, दोनों 25, 29, 27, हाँ 30। इस बार तो सबने जाके दिया होगा सेंटर पे पेपर। हाँ 30। अच्छा, तो मैथ्स में यहाँ पर कितना अभी तक पता है? 36। ऑनलाइन में भी एक के 36 मार्क्स आए हैं लिखे हुए। ठीक है। और तीनों मिला लें तो अपन 183 का था एडवांस का। फिजिक्स का पेपर अच्छा है इस बार। हाँ, तुम्हारा पता आइडिया नहीं मेरे को। तो 183 में 80 से ज्यादा तीनों मिला के, 80 से ज्यादा तीनों मिला के एडवांस के पेपर में। 114, वेरी गुड। 94, 89, 102, 94, 93। ठीक है। तो पेपर तो देखो उस हिसाब से, जिस हिसाब से था, अगर मैथ्स में देखें तो 25 से ज्यादा नंबर एवरेज से बढ़िया नंबर होंगे, बढ़िया कहलाएंगे। 32-33 से ऊपर हो गए अच्छे नंबर कहलाएंगे पेपर के हिसाब से। और बढ़िया है, कई लोगों का परफॉर्मेंस मैक्सिमम का ही अच्छा है जो मार्क्स है। बट अगर किसी के 94, ओके, ठीक है, तो किसी के बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं तो फिर उसका मतलब है कि वहां पर थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही उसकी तरफ से है। उसे देखना चाहिए। बाकी ऐसे ही होगा पेपर अब जो आएंगे, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि अब सिलेबस काइंड आएगा और अब कुछ टाइम बाद हमारा स्कोर भी चालू हो जाएगा नवंबर में। तो हम लोगों को इसी तरह के पेपर की आदत डालनी है कि थोड़ा सा मैथ्स का पेपर लेंदी, कुछ सवाल काफी टफ। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि हमें पूरे सवाल पेपर में करने ही नहीं होते हैं, है ना। ये बात अगर हम लोग जितना समझे ना, मतलब पूरे पेपर तो जो AR1 लेकर आता है वो ही नहीं कर पाता है पूरे 3 घंटे में, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। और हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए जो क्वेश्चन पे हमें टाइम नहीं बर्बाद करना। वो चीज हमें सीखने की मतलब जरूरत है। वो सीख लेंगे अगर हम, तो फिर हमारा मतलब आसान हो जाएगा। और हमने देखा है इस साल भी कितने नंबर पे क्या रैंक मिली है। लास्ट ईयर जिसका बच्चे का एग्जांपल देता था मैं, पटेल कुंज, उसके 76.2% मार्क्स थे, 154 रैंक। इस साल तुमको भी बताया था वो 16th रैंक, 77 पॉइंट समथिंग परसेंट। 77 पे कितनी रैंक है इस बार? 16 रैंक। और पिछले साल 76.1 पे क्या थी? 154, 154 है। तो ये चीजें तो ऊपर नीचे होती है पेपर के हिसाब से। कई चीजें बच्चों के नंबर ऊपर नीचे होते हैं तो रिलेटिव होता है। तो कई बार कम नंबर पे भी बहुत अच्छी रैंक आती है। तो पूरा पेपर जितना हो सके ना ईमानदारी से अपना बेस्ट देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने, पहले भी मैंने बोला है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में लग रहा है कि ज्यादा सवाल नहीं हो रहे, हमारा एक सब्जेक्ट से ताल्लुकात नहीं, हमारा उस 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट का क्यूमुलेटिव मैटर करता है। हो सकता है एक सब्जेक्ट जो हमको टफ लग रहा है वो सबके लिए टफ था, और उसमें अगर 60 में से अगर हम 20 नंबर भी ले आए तो बहुत बड़ी बात हो जाए। क्योंकि बाकी दोनों पेपर में हमारा अच्छा जा रहा है, तो हमारे 60 में से 35 या 40 नंबर आ गए, दोनों में मिला के 70 तो वही हो गए। और 20 यहाँ ले लिए तो 90 हो गया। तो हो सकता है कि वही बहुत अच्छा टोटल हो जाए एग्जाम के बाद रिजल्ट में। तो ये चीजों पे अपने को थोड़ा सा देखना चाहिए। बट आगे बढ़ते हैं हम लोग तो। हमारा, हाँ, 47 एडवांस का अभी मेरे तीनों बैच का है ना। बाकी का नहीं पता मेरे को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, एक दो चीजें बची हुई है। कोई होमवर्क था क्या? हाँ, नहीं था होमवर्क। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक बार देखना पड़ेगा ना। अच्छा, थ्योरम इन स्पेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वेक्टर इक्वेशन वाला भी पार्ट, अच्छा वेक्टर इक्वेशन का तीसरा क्वेश्चन डाल दिया था वही मैंने, है ना। वो सिंपल ही था, तुम लोगों ने देख भी लिया होगा।
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर हो गया है हमारा। ठीक है, चलो ये लो। थ्योरम इन स्पेस के बाद अगला आर्टिकल जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लिखो। इट इज बातें नहीं यार भाई। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ, ऐसा जी है जेई के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नहीं मेंशन होने का मतलब ये नहीं होता कि उस पर क्वेश्चन नहीं आ सकता। नाम बगैर इस्तेमाल करे इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं बताऊंगा अभी। पहले हम लोग पढ़ लें, और इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पीछे के आर्टिकल हम पढ़कर आए हुए हैं तो उसकी कई चीजें तो हम बगैर पेन उठाए आंसर कर देंगे बाय यूजिंग जस्ट द डेफिनेशन। लिखो, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, डेफिनेशन लिखें पहले। डेफिनेशन, इफ ए वेक्टर स्मॉल, स्मॉल में ही है सारे वेक्टर्स है ना। इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एंड ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड, अब लिख रहे हैं हम लोग ए वेक्टर डैश बी वेक्टर डैश एंड सी वेक्टर डैश आर टू सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, are two set of non-coplanar vectors, are two set of non-coplanar vectors, underline non-coplanar, मतलब बॉक्स एबीसी जीरो नहीं होना चाहिए, और उस वो हो गया तो ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इफ एबीसी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू सेट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट सच दैट ए वेक्टर का डॉट ए डैश के साथ, बी वेक्टर का डॉट बी डैश के साथ, और सी वेक्टर का डॉट सी डैश के साथ कितना आ जाए एक साथ, है ना। ए का ए डैश के साथ, बी का बी डैश के साथ, सी का सी डैश के साथ क्या आ जाए 1। देन 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 ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड ए डैश वेक्टर कॉमा बी डैश वेक्टर कॉमा सी डैश वेक्टर एंड ए डैश वेक्टर कॉमा बी डैश वेक्टर कॉमा सी डैश वेक्टर are said to constitute are said to constitute a reciprocal system of vectors, are said to constitute a reciprocal system of vectors, are said to constitute reciprocal system of vectors, full stop। इसी के जस्ट नीचे हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं कि अगर हमें ए डैश निकालना है तो हमारा ए डैश का फॉर्मूला होता है बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ए बी सी। इसी तरह से बी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ए बी सी। याद रख लेना ये फॉर्मूला हमने, बस ये ध्यान रखना जब भी रेसिप्रोकल निकालना है उससे पहले ये अश्योर कर लेना कि एबीसी का बॉक्स क्या होना चाहिए नॉन जीरो, और वो फॉर्मूले से दिख भी होगा। अगर बॉक्स एबीसी जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा। अब मैं इतनी सी लाइन बोलने के बाद अगर आगे कुछ भी नहीं बोलूं और मैं तुमसे दो चार इस पे सवाल पूछने लग जाऊं तो तुम लोग ओरली आंसर कर सकते हो कई सारी चीजों का। जैसे कि ये तुम लोगों को याद है, ये है ए डैश। अब मैं तुमसे सिंपली पूछूं कि ए डैश का डॉट बी के साथ बताओ क्या आएगा, जीरो आएगा। दिख रहा तुम लोगों को। इसी तरह से मैं बोलूं ए डैश का डॉट सी के साथ, जीरो ही आएगा। दिख रहा सब लोगों को। तो तुम ये देखो ए का ए डैश का डॉट सिर्फ ए के साथ क्या आएगा 1, बाकी तुम बी और सी के साथ लोगे तो जीरो आएगा। और वो दिख रहा है क्यों आएगा। इसी वजह से मैं तुमसे बोलूं बी डैश का डॉट ए के साथ और बी डैश का डॉट सी के साथ जीरो। इसी तरह से बोलूं सी डैश का डॉट ए के साथ और सी डैश का डॉट बी के साथ, क्या आ जाएगा जीरो। समझ गए क्या, लिख लेंगे पूरा। अब बगैर नाम लिए सवाल पूछ लेंगे, बोलेंगे ही नहीं ना रेसिप्रोकल है, बोल देंगे ए डैश को डिफाइन कर दो क्या, बी क्रॉस सी अपॉन
बॉक्स एबीसी, सी बी डैश को डिफाइन कर देंगे सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स एबीसी, और इसी तरह से सी डैश को डिफाइन कर देंगे ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स एबीसी। अब पूछ लेंगे सवाल, कैसे सवाल मैं बताता हूँ, ये लिख लो फिर बताते हैं क्वेश्चन। बट वो वही लोग आंसर ओरली कर पाएंगे जिन्होंने मतलब पीछे के लेक्चर्स अच्छे से पढ़ रखे। ये नहीं कि हर कोई बच्चा आंसर दे देगा, ओरली वही दे पाएंगे जिन्होंने पीछे की कॉपी बहुत अच्छे से पढ़ रखी। पहला क्वेश्चन बोलूं, पहला क्वेश्चन ये है, नोट लगा के लिखा रहा हूं लेकिन ये नहीं कि हम उसको रट्टा मारे, हम सिर्फ समझे कि कर कैसे रहे। पहला है रिजल्ट ए बी सी का सम एंड देन डॉट ए डैश बी डैश सी डैश। बताओ क्या आंसर होगा? 3 3 होगा आंसर। अभी मैंने जो देखा, ओरली बच्चा बगैर पेन उठाया गया बोलेगा 3 होगा। तुम लोगों ने भी दे ही दिया आंसर 3। हम कह रहे हैं ना कि बहुत आसान सिंपल है। अगला वाला करते हैं। अब ये तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर देंगे ना, सोचेंगे तो आंसर दे देंगे। अगर ये बॉक्स वी है तो फिर बॉक्स ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश कितना होगा? 1/v। वेरी गुड, 1/v। अब ये कैसे ओरली दिया आंसर, अब सुनना। हाँ, अगर तुम थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे जोर दो तो बॉक्स एबीसी अगर वी है तो ए डैश क्या लिखेंगे? बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी के नीचे ये स्केलर, तो ये तो बाहर आ गया पहली रो से, फिर ये दूसरी रो से भी बाहर आएगा, ये तीसरी रो से भी बाहर आएगा, तो क्या बन गया नीचे? बॉक्स एबीसी का होल क्यूब। अब ऊपर देखो क्या दिख रहा है बॉक्स के अंदर, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अपन ने नोट्स में लिखा था ये बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर होता है। बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर ऊपर, नीचे बॉक्स एबीसी का होल क्यूब, काटेंगे तो 1 अपॉन बॉक्स एबीसी। तो अगर ये बी है तो ये वैल्यू 1/v। देखो ओरली दे दिया तुम लोगों ने। तीसरा भी तो ओरली दे दोगे अगेन, तुमने अगर नोट्स पढ़ रखे हैं तो। इसीलिए कह रहा हूँ ये नाम नहीं लेकर के सवाल ऐसे पूछ लेंगे तो चार चार ऑप्शन बना देंगे ऐसे। क्या बन गया? 1 और मोर देन 1 बन गया। ये देखो, ये वाला, ये तुम लोग अगर दे दो आंसर, मजा आ जाए, मतलब बगैर पेन उठाए। इससे ये मेरे को पता चलेगा कितने लोग कॉपी बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। ये कितना आएगा? तुक्का मत मारना, सोच करके आंसर देना। पूछ रहे 0, ये एक्चुअली में 0 आएगा, नल वेक्टर आएगा। क्यों? याद करें वो नोट, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर वाला याद करें। ए का क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, अपन ने वो करा था 4-5 ऑप्शन बना करके। मैंने कहा था रिमेम्बर दिस क्वेश्चन डेटा वाइज, याद आ रहा है? तो ये वही तो लिखा हुआ है, ए का क्रॉस यहाँ क्या है, क्या बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स एबीसी। तो वो तो सब में आएगा ना। तो बॉक्स एबीसी बाहर आने के बाद ये क्या लिखा है? v1 प्लस v2 प्लस v3, जो हमने प्रूव किया था क्लास में 0 होता है। तो आ गया 0 आ गया, नहीं आया समझ में। तो देखो 3 रिजल्ट तो हमने बगैर पेन उठाए दे दिए। चौथे के लिए पेन उठाना पड़ेगा। चालू हो जाओ, चौथा वाला पेन उठा करके आंसर देना है। ए डैश क्रॉस बी डैश प्लस बी डैश क्रॉस सी डैश प्लस सी डैश क्रॉस ए डैश, ये बताना है कितना आएगा। आई होप ऑनलाइन वालों को भी ओरली समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे बस अब आंसर ये वाला भी दे देंगे अपन लोग, सब लोग। ए डैश बी डैश की वैल्यू बोर्ड पे लिखी हुई है, सी डैश की वैल्यू बोर्ड पे लिखी हुई है। सिंपली अपने को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय बॉक्स एबीसी। मजा आ गया, वेरी गुड। सबका आ जाएगा देखो, आसान है। अब वो रेसिप्रोकल वर्ड लिए बिना अगर ए डैश बी डैश सी डैश को क्या कर दे? डिफाइन। और सोचो यही 4 क्वेश्चन क्या लिख दे? एबीसीडी ऑप्शन, है ना? तो बन गया ना अच्छा क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग हो गया कुछ लोगों के लिए ये सवाल।
कितने सवाल, 4 सवाल पूछे होते, 4। 3 तो अपन ने बगैर पेन उठाए आंसर दे दिए, क्योंकि अपन ने कॉपी अच्छे से पढ़ी हुई। बढ़ो आगे। ऐसा नहीं इनको रट्टा मार ले अपन लोग, है ना, कोई फायदा नहीं है रट्टा मारने का। समझे कि हो क्यों रहा है ये, कैसे हुआ, क्यों हुआ ना, वो समझना जरूरी है। रट्टा कल को फिर कुछ और नया बन जाएगा। तो ये 4 रट्टा मारने से कुछ फायदा नहीं है। याद रखना है तो 2 चीज याद रखना है, कि ए का डॉट ए डैश के साथ, बी का डॉट बी डैश, और सी का डॉट सी डैश के साथ 1, बाकी के साथ 0। और ए डैश का मतलब बी क्रॉस सी बाय बॉक्स एबीसी, बी डैश का मतलब ये, सी डैश का मतलब ये, वो याद रखना है। बाकी फिर हमारा कैलकुलेशन का काम अलग है। अगला सिंपल सा सवाल है, फाइंड द सेट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू, find the set of reciprocal vectors corresponding to these 3 vectors। बोर्ड पे लिखे हैं तीनों वेक्टर। अब हमें इनका रेसिप्रोकल निकालना है। तो हम लोग क्या माने, इसको मन में माने कौन है ये, ए, इसको क्या माने, बी, और इसको क्या माने, सी। अब क्या निकालना है अपने को, ए डैश बी डैश सी डैश। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, बॉक्स एबीसी डिटरमाइन करना कि वो 0 है या नॉन जीरो। और वो तो वैसे भी काम आएगा, क्योंकि अपन जब ए डैश का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा, बी क्रॉस सी बाय बॉक्स एबीसी। तो वो तो काम आना ही है, सबसे पहले ही बॉक्स निकालें, ताकि पता चले कि रेसिप्रोकल सिस्टम एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। बताएं रेसिप्रोकल सेट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बॉक्स की वैल्यू बता के। बॉक्स एबीसी तो निकल जाएगा ना फास्ट, डिटमेंट से। डिटमेंट बन जाएगा ना ये, 2 3 -1, 1 -1 -2, -1 2 और 2। कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। बस इसका मतलब ये 0 नहीं है, यानी एग्जिस्ट करेगा। अब वो किसके लिए, थोड़ा सा एक ही बस निकालना है क्लास का, तो सिर्फ ए डैश निकाल दो सही, बाकी बी डैश सी डैश घर पे निकाल लेना। ए डैश कैसे निकालेंगे अपन, बी क्रॉस सी अपॉन 3, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू 3 आई है। बस एक निकाल दो, बाकी तो मेरे को लग रहा है कि निकल ही जाएगा आराम से ना। वेक्टर के क्वेश्चन आए थे पेपर में, बन गए होंगे आराम से। और थोड़ी सी बस किसी किसी में कैलकुलेशन थी, बाकी तो सब इजी क्वेश्चन थे बहुत। 2i कैप, 2i कैप प्लस के कैप अपॉन 3, करेक्ट आंसर। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो लोग घर पे बी डैश निकालेंगे उनके लिए बी डैश ये आता है -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 8i कैप -3j कैप +7 के कैप। और सी डैश आ जाएगा यहाँ पे 1/3 -7i कैप +3j कैप -5k कैप, ये आएगा। दिस इज द आंसर। नहीं आई बात समझ में, आसान है, सिंपल सी चीज है, नथिंग ग्रेट। याद करें हम लोग, स्टार्टिंग जब चैप्टर चालू हुआ था तब हमको ऐसा बोला गया था, एक्स ए वेक्टर और वाई बी वेक्टर अगर 0 है, और हम कह रहे हैं कि ए वेक्टर इज नॉट लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यानी कि ए और बी कोलिनियर नहीं है, तो एक्स और वाई को 0 होना पड़ेगा। तुम लोगों ने इसका यूज लिया होगा अभी टेस्ट में, क्वेश्चंस में था इसका यूज, है ना। तो ये, हाँ, तो हम लोग ये 2 के लिए बात करते थे। अब इसी चीज को हम लोग एन के लिए जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं। देखो, इसी को हम लोग 2 के लिए पढ़ चुके हैं, अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं एन के लिए। स्टेटमेंट लिखेंगे हेडिंग लिख करके, रियल डेफिनेशन ऑफ linearly independence, real definition of linearly independence। if
लिखे नोट में, इफ v1 कॉमा v2 कॉमा v3, if v1 v2 v3 comma dot dot till vn are vectors v1 v2 v3 till vn are vectors comma lambda 1 comma lambda 2 comma lambda 3 dot dot till lambda n are scalars. Lambda 1 comma lambda 2 comma dot dot till lambda n are scalars. And if the linear combination and if the linear combination बोर्ड पे देख लेना, this linear combination necessarily implies lambda 1 equals lambda 2 dot dot till lambda n equal to 0. If the linear combination lambda 1 v1 vector plus lambda 2 v2 vector dot dot till lambda n vn vector equals to 0 necessarily implies lambda 1 equals to lambda 2 dot dot till lambda n equal to 0, then we say that v1 vector comma v2 vector comma dot dot vn vector constitute linearly independent set of vectors. Linearly independent set of vectors. सही है बात? 2 के लिए भी ये लिखते थे, याद होगा, set to constitute linearly independent set of vectors. इसी चीज पे मैं एक बार वापस से बोलूं, दो वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होना क्या इंप्लाई करता है? कोलिनियरिटी। और 3 का याद है, 12 बोला था, नोट करके एक बार फिर लिख लेते हैं इसी पॉइंट के साथ में, ताकि इकट्ठे सारे पॉइंट एक जगह हो जाएंगे। नोट, इसी नोट के अपन जो पॉइंट लिखा है इसी के नीचे नोट लगा के पहला पॉइंट, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है बात? 2 जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को अपन क्या कह सकते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट, या फिर बेस वेक्टर्स भी बोलते हैं, तो याद है। सेकंड पॉइंट, 3 नॉन जीरो, दूसरा पॉइंट, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली, क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। 3 के लिए नॉन कोप्लेनिटी इज कंडीशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंस। 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट, 2 हो गया, 3 हो गया, अब 3 से ज्यादा यानी 4 और 4 से ज्यादा लिखो, 4 और मोर वेक्टर्स, 4 और मोर वेक्टर्स, 4 और 4 से ज्यादा, 4 और मोर वेक्टर्स, 4 or more vectors in 3D space, 4 or more vectors in 3D space are always linearly dependent, are always linearly dependent। 4 या 4 से ज्यादा वेक्टर 3D स्पेस में हमेशा लिनियरली क्या होंगे? डिपेंडेंट। इसका तो आंसर हमें लास्ट टर्म पे ही मिल गया था। अगर 3 वेक्टर एक प्लेन में नहीं है तो चौथे को हम बाकी 3 के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया करते थे, और अगर वो एक ही प्लेन में है तो हम थ्योरम इन प्लेन से एक्सप्रेस कर देंगे। याद है क्या? तो ये बात तो ऑब्वियस है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हमारा क्या बचता है? याद करेंगे हम लोग, शुरुआत में जब हमने वेक्टर पढ़ा था हमने ऐसी कंडीशन भी पढ़ी थी, कंडीशन ऑफ कोलिनिटी में, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 वेयर, याद है तुम्हें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और हम कहते थे ये हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनिटी है। याद है? इसी को अगर अपन जनरलाइज कर दे 4 के लिए तो ये हमारा कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी बन जाएगा। लिखें,
condition for coplanarity of 4 points. Condition for coplanarity of 4 points. Condition for coplanarity of 4 points. इसी में लिखेंगे हेडिंग के नीचे नोट। मतलब ये हम कुछ ज्यादा नया नहीं पढ़ रहे, हम पहले जो 2 के लिए कह रहे थे हमने वो n के लिए बोल दिया। जो चीज हम ये किसके लिए कहते थे 3 के लिए कंडीशन ऑफ कोलिनिटी, अब हम उसको 4 के लिए कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी बोलने वाले हैं। तो 4 पॉइंट्स with position vector, 4 points with position vector a vector comma b vector comma c vector comma d vector. 4 points with position vector a vector comma b vector comma c vector comma d vector are coplanar ये देखना, ये मैं खैर कई बार बोल चुका हूं, ये क्या मतलब होता है if and only if, मतलब double implies condition is true result will be true, result is true condition will be true, if and only if। ये सिंबल किसका होता है there exists का सिंबल होता है, ये होता है if and only if, double implies और ये होता है there exists, if and only if there exists, if and only if there exist scalars, there exist scalars x y z and t, not all simultaneously zero, ऐसा वहां पर भी लिखते थे, not all simultaneously zero and satisfying अब बोर्ड पे देख लो, and satisfying this condition xa vector plus yb vector plus zc vector plus td vector is equals to null vector, ये null ही है अपना, where x plus y plus z plus t is equal to 0। ठीक है, लास्ट आर्टिकल जिससे 3D शुरू भी हो रहा है एक तरीके से, है ना, इस आर्टिकल से एक तरीके से 3D की शुरुआत भी है। 3D का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से अपने को स्टार्ट करने को मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। हमने इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था 4 वेक्टर्स का, याद होगा पिछली क्लास में। अभी हम ये वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब इसको चालू करने से पहले हम लोग जो हमने आज की क्लास में ये रेसिप्रोकल की बात में 2-3 डेफिनेशन लिखी है, इसकी एक बार रीडिंग कर ले, क्योंकि इसका यूज अपने को भी यहाँ दिख जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना है अपने को, क्योंकि यहाँ से अपना एक 3D का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे 3D में बहुत काम आएगा, एक नहीं कई सवालों में, वो यहाँ से अपने को समझने को भी मिलने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, लेकिन यहाँ बीच में डॉट देखा था, अब यहाँ पे हमारे सामने क्रॉस आ रहा है। ठीक है क्या? अब सुनना तो समझ में एक बार में आएगा, नहीं तो फिर क्या है ना, फिर तो रिजल्ट है और फिर उस पर तरीका है ना, बाकी तो फिर मजा नहीं आएगा। अब फील करना है इस बात को, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या डिनोट कर रहा है ना, ज्योमेट्रिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा अगर हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो। इसको फील करो, ए क्रॉस बी क्या चल रहा है, जैसे हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन में ये 2 वेक्टर पड़े हैं, एक है ए और बी, तो ए क्रॉस बी कौन हो गया, इसका नॉर्मल। ए क्रॉस बी क्या हो गया, इस प्लेन का नॉर्मल। अब दूसरा एक और प्लेन है, ये कहीं दूसरा प्लेन पड़ा हुआ है, इस प्लेन में पड़े हुए सी वेक्टर और डी वेक्टर, तो सी क्रॉस डी कौन हो गया, इसका नॉर्मल। सी क्रॉस डी क्या हो गया, इसका नॉर्मल। तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, 2 प्लेन्स के नॉर्मल का क्रॉस, एक तरीके से ये 2 प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस लिखा हुआ है।
ठीक है, ठीक है। अब या तो ये n1 क्रॉस n2 जो ऊपर लिखा हुआ है, या तो ये नल वेक्टर आएगा या नॉन नल वेक्टर आएगा, या तो ये नल वेक्टर आएगा या नॉन नल। नल वेक्टर तो तब आ जाएगा जब दोनों जो प्लेन है वो पैरेलल आ जाए। तो क्या हमें पैरेलल पहचानना आता है? तो n1 अगर n2 के पैरेलल है तो क्या दिख जाएगा, i का रेशियो इक्वल टू j का रेशियो इक्वल टू k का रेशियो, यानी n1 इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स n2 दिख जाएगा। तो वो तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा? हाँ। तो अगर मान लो n1 और n2 एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो क्या ये प्लेन्स पैरेलल होंगे? नहीं होंगे। और प्लेन एक इनफाइनाइट सरफेस है, तो जब भी दो प्लेन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। दो प्लेन मिलते हैं तो क्या मिलता है? बहुत बार बता चुका हूं, दो प्लेन मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। उस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे दो लाइन मिलती है तो एक पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट दोनों लाइन पर लाई करता है। वैसे ही जब दो प्लेन मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। ये ऊपर वाली छत और सामने वाली दीवार मिल रही है, देखो बीच में एक लाइन बन रही है। यानी दुनिया में जितनी भी हम लाइंस पढ़ते हैं 3D में, वो सारी लाइंस किसी न किसी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से बनी हुई है। एवरी लाइन इन 3D स्पेस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। नहीं समझ में आया? अब सोचना, ये सबसे टिपिकल चीज है। अगर दो प्लेन मिल रहे हैं, दो प्लेन मिले, अगर दो प्लेन मिले, जो एक शीट दो, शीट दो एक, ये तो भारी है शीट, ये भी काफी मोटी। हाँ ये दे दो, ये दे दो, ये पन्ना दे दो। हाँ ये, अब सोचो तुम, ये दो प्लेन पैरेलल होते तो पता चल जाता। अब ये पैरेलल नहीं तो पक्का इंटरसेक्ट करेंगे। स्क्यू प्लेन कोई चीज नहीं होती है, स्क्यू लाइंस होती हैं, क्योंकि ये तो सरफेस है ना, ये तो सरफेस है, इनफाइनाइट सरफेस, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाने अगर पैरेलल नहीं हुए तो ये जब मिल रहे हैं, ध्यान से फील करना, ये मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं, दिख रहा है एक लाइन बनते हुए। तो मैं यही चीज समझाने की कोशिश बार बार कर रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ध्यान से देखें, ये येलो वाली शीट और ये व्हाइट वाली शीट मिल रही है तो एक लाइन बन रही है, कैन यू सी दैट? और ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, क्या ये लाइन दोनों प्लेन पे लाई कर रही है? अब मैं वापस आ जाता हूँ, ये रही वो लाइन, ध्यान से सुनना, अगर वेक्टर के अंदर ध्यान से पढ़ा है तो ये लाइन है वो, ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है। क्या बताया था, अगर कोई लाइन प्लेन पे लाई करती है तो क्या होता है? हाँ, प्लेन का नॉर्मल और लाइन के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट जीरो होता है, हाँ या ना? और ये देखो, ये वाली लाइन क्या इस प्लेन पे भी लाई कर रही है? यानी ये रही वो लाइन, दिख रही है वही लाइन, क्या ये लाइन भी इस प्लेन पे लाई कर रही है? तो इस प्लेन का नॉर्मल का डॉट भी इसके साथ जीरो है, यानी ये लाइन का डायरेक्शन वेक्टर का डॉट इसके नॉर्मल के साथ भी जीरो है, इसके नॉर्मल के साथ भी जीरो है। तो इस लाइन का डायरेक्शन किसके लॉन्ग हुआ? हाँ, P क्रॉस Q, ये लाइन का समझ में आ रहा है बात को? ये इस नॉर्मल के भी लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। इस नॉर्मल के भी, इस प्लेन के नॉर्मल के भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया? n1 क्रॉस n2, और वही ये लिखा हुआ है। यानी ये जब हम देख रहे हैं सामने, तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का डायरेक्शन वेक्टर है। कौन से दो प्लेन? वो दो प्लेन जो, एक प्लेन कौन है जिसमें ए और बी वेक्टर पड़े हुए हैं, और ये कौन सा प्लेन है जिसमें सी और डी वेक्टर पड़े हुए? नहीं आई बात समझ में? पक्का? इसका मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है कि कल को जब हम 3D पढ़ रहे होंगे और हमसे कोई कहेगा कि ये दो प्लेन से बनने वाली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन वेक्टर बताओ क्या है, तो हमें आज से पता है वो डायरेक्शन वेक्टर क्या है। क्या करना है हमें? दोनों प्लेन का नॉर्मल लेना है और उसका क्रॉस ले लेना है। कुछ पल्ले पड़ा क्या? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को कुछ बात पल्ले पड़ी क्या? ये जो समझाया मैंने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये जो लिखा हुआ है सामने, ये क्या बता रहा है? परफेक्ट, वेरी गुड। अब सामने देखेंगे, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, इसीलिए कहा ना ये आर्टिकल 3D में बहुत सारी चीजों में मदद करेगा। सामने देखना वापस से, लिखना नहीं है अभी बिल्कुल भी, है ना? ये हमारा पहला प्लेन, ये पहला प्लेन P1, इस प्लेन का नॉर्मल N1 कौन है? A क्रॉस P।
ए और बी यहां पड़े हुए हैं, उनसे क्रॉस से बन गया। और ये हमारा दूसरा प्लेन कौन, P2, और इस प्लेन का नॉर्मल कौन, C क्रॉस D। समझ में आ रहा है क्या? और ये रही हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दिस इज योर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो ये एक्चुअली जो सामने लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या डिनोट कर गया, ये डिनोट कर गया हमें डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 एंड P2। और P1 P2 क्या है, ये मैंने फोटो में शो कर रखा है। P1 वो है जिसमें कौन सा वेक्टर है, ए और बी वेक्टर, ये रे ए और बी वेक्टर, और इस पे कौन है, सी और डी। नहीं बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ में। अब यहां से एक चीज निकलती है क्या, इसी जगह पे अपन अगर इसको नोट वाइज नोट करें कि ए क्रॉस बी का डॉट सी क्रॉस डी के साथ 0 आ गया, तो क्या मतलब हुआ, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर। दिस इंप्लाइज P1 and P2 are perpendicular to each other। नहीं समझ में आया? और ये चीज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के रिजल्ट से बड़ा फास्ट निकाल सकते हैं। अभी जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि ये तो क्या है, हम ए का क्रॉस बी के साथ निकाल लेंगे, सी का क्रॉस डी के साथ निकाल लेंगे, जितनी देर में तुम ए क्रॉस बी निकालोगे ना, जिस बच्चे को ये रिजल्ट पता है क्या होता है, उतनी देर में वो पूरा आंसर निकाल के बैठा होगा। पता ही नहीं है तो कई लोगों को, लास्ट क्लास में निकाला है अपन ने। हाँ, इसी तरह से ए क्रॉस बी का क्रॉस सी क्रॉस डी के साथ क्या आ गया, 0। इसका मतलब P1 एंड P2 आर हाँ पैरेलल टू ईच अदर। तो जब दो प्लेन पैरेलल हो गए ना एक दूसरे के, तो फिर लाइन नहीं बननी उनसे, क्योंकि लाइन बनने के लिए प्लेन को इंटरसेक्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया ना समझ में, आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी भी नहीं लिखना है, फिर बोल रहा हूँ लिखना नहीं है, समझना है, मेन बात समझ में आ जाएगा तो फिर लिख तो लेंगे आराम से। अब हम लोग आते हैं वापस से कि हम ये निकाल रहे थे, ये तो हो गया इसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, ये हो गया स्पेसिफिकली दो फॉर्मूले की इनका डॉट या क्रॉस 0 आएगा तो क्या है। अब हम लोग आते हैं कि ये जो चीज है ये निकालेंगे कैसे, कि लिखा क्या हुआ है। तो पहली चीज तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। दूसरी चीज ये कि हम पिछली 3 क्लासों से सीख रहे हैं 4 को 3 में कैसे लिखे जाते हैं। तो एक बच्चे ने बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप उसको यू मान लो। तो आपने जैसे इसको यू माना तो ये लिखा तो यही है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस यू, और अब आप इसको लिख दो सर ए डॉट यू टाइम बी माइनस बी डॉट यू टाइम्स ए। सही है भाई? अब ध्यान से अगर अच्छा अभी चलो पहले लिख देता हूं, फिर यू का मतलब कौन है, सी क्रॉस डी, ये एसटीपी लिखा हुआ है, तो ये लिखा है बॉक्स ऑफ ए सी डी टाइम्स बी, और यहां लिखा है बॉक्स बी सी डी टाइम्स ए। क्या मैं इस माइनस साइन को प्लस बना सकता हूं, इनमें किसी भी दो को इंटरचेंज मार दूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये तो तुम्हें शुरुआत करने से पहले ही रियलाइज हो जाना चाहिए था कि क्या आने वाला है। क्यों, ये जो तुम्हारे सामने अभी मैंने बोला क्या लिखा हुआ है, तो तुमने खुद ने कहा ना ये लाइन ऑफ क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो लाइन है ये प्लेन 1 पे भी लाई कर रही है और प्लेन 2 पे भी लाई कर रही है। तो इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वो इसके साथ कोप्लेनर हो गया, तो वो ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, और सिमिलरली वो सी और डी के टर्म में भी हो जाएगा। सर वो तो आया नहीं, अभी तो ए और बी ही आया। हाँ अभी मैंने इसको यू माना तो वो ऐसा बना, अब मैं अगले में इसको यू मान लू
तो तुम्हें सी और डी का कॉम्बिनेशन दिख जाएगा अगर ध्यान से देखो तो। अब मैं इसको मान लेता हूं वी, वी वेक्टर। अब लगा दिया इसमें अपन ने डी डी, वी डॉट डी सी माइनस वी डॉट सी टाइम्स डी। सही है ना भाई? अब ये कितना आएगा? ये आ गया तुम्हारा एक रस भी, तो ये बॉक्स क्या बन गया? ए बी डी टाइम्स सी माइनस ये बन गया बॉक्स ए बी सी टाइम्स डी। अब आ गया कि नहीं आया? आया ना ये? किसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया? सी और डी का। तो आना ही था, नहीं आया। अब ये तो सर दोनों रिजल्ट तो सेम है। बिल्कुल है। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक नया एक्सप्रेशन दिखेगा फ्रॉम वन एंड टू। फ्रॉम वन एंड टू क्या दिख रहा है हमें? ध्यान से देखो तो, बॉक्स ऑफ ए सी डी टाइम्स डी माइनस बॉक्स ऑफ बी सी डी टाइम्स ए इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी डी टाइम्स सी माइनस बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स डी। समझ में आ रहा है क्या? इज इक्वल टू दिस। और अब यहां पे मैं एक लाइन और बोल रहा हूं, अगर ए बी सी डी में से चार वेक्टर्स है, ए बी सी डी वेक्टर, उनमें से कोई भी तीन अगर सेम प्लेन में नहीं है तो कोई भी बॉक्स जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर चार वेक्टर ए बी सी डी है, उनमें से कोई भी तीन एक प्लेन में नहीं है, तो बॉक्स तो जीरो नहीं आएगा। तो अगर कोई भी बॉक्स जीरो नहीं आएगा तो तुम ध्यान से देखो, तुम किसी भी एक वेक्टर को पकड़ के बाकी तीन के टर्म एक्सप्रेस कर सकते हो। एक वेक्टर ए को पकड़ो, इसको इधर ले गए, बाकी सबको इधर लेकर आ गए, तो ए वेक्टर देखो किसकी टर्म एक्सप्रेस हो गया? डी सी एंड डी की टर्म एक्सप्रेस हो गया। नहीं है ये बात समझ में? पहले इतना छापेंगे फिर आगे अपन बढ़ेंगे। फटाफट कॉपी कर लेंगे, है ना? आई होप इतना जितना भी बोर्ड पे अभी तक समझाया गया है, लिखा गया है, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ऑनलाइन में। करेक्ट। तुम्हें मैंने होमवर्क में बीच में एक बार तीन चार क्वेश्चन दिए होंगे ना? जो एक क्वेश्चन उसमें वो था जिसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री एबीसी का यूज आता था, वो हो गया अपना। और एक क्वेश्चन था प्रोजेक्शन का, अल्फा का प्रोजेक्शन अलोंग बी वेक्टर, हो गया था ना वो? वेरी गुड, बस। रुशिल, ये नाम है ना तुम्हारा? कैसा गया पेपर तुम्हारा? कितना है मेंस में, मैथ्स में? देखते क्यों नहीं है यार तुम लोग? कौन देखेगा तुम्हारे मार्क्स? पड़ोसी देखने आएगा? तो ये बेकार का आंसर लगता है सर, देखे नहीं, कैलकुलेट नहीं करे। पेपर कल हो जाता है, उसके बाद हमें आंसर की मिल ही जाती है ना। हाँ, कल नहीं मिली थी? आ गई थी मेरे हिसाब से। एल एन प्लस पे आ जाता है पूरा, सॉल्यूशन भी और वो भी, सब आ जाता है।
भाई आज ये अपन लोगों को सबको पता चल चुका है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या मिलती है, एक लाइन, और उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, उन दोनों प्लेन के नॉर्मल का क्रॉस होता है। ये भूलना नहीं है क्योंकि ये 3D में बहुत काम आने वाला है, और वहां पर हम लोग को डायरेक्टली ये रिजल्ट बोला जाएगा कि अपन ने पढ़ा था वेक्टर के अंदर, है ना। हो गया। तो जहां पे अपन ने लास्ट में वो लाइन खत्म करी है उसी के नीचे अपन एक नोट लिखेंगे यहाँ पे, इस जगह पे ना, नोट। बोलो, above equation suggest that above equation suggests that if a vector comma b vector comma c vector comma d vector are four vectors, a vector comma b vector comma c vector comma d vector are four vectors such that no three of them are coplanar. No three of them are coplanar. No three of them are coplanar. Then then each one of them each one of them can be expressed each one of them can be expressed as a linear combination of remaining three. Each one of them can be expressed as a linear combination of remaining three. सही है बात? हाँ, कैन यू सी कि ये बी वेक्टर को क्या मैं ए बी और ए सी और डी के टर्म में लिख सकता हूँ, दिख रहा है लोगों को? ये बॉक्स को इधर ले जाओ, कोई भी बॉक्स जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार वेक्टर एबीसीडी में से कोई भी तीन सेम प्लेन में नहीं है, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। अब ध्यान से देखेंगे, अब मैं जो लिखने वाला हूं ये कैसा दिखेगा हमें, ये ऐसा दिखेगा कुछ, एक्स से वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस सम जेड सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और हम कह रहे हैं कि अगर बॉक्स कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब ना एक्स जीरो है, ना वाई जीरो है, ना जेड जीरो है, ना टी जीरो है। तो क्या मैं ए वेक्टर को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकता हूं क्या? ये सब उधर गए तो दिख रहा तुम्हें एक्स वेक्टर कितना आ गया, वाई बी प्लस जेड सी प्लस टी डी ब्रैकेट आगे माइनस और होल डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स वाई जेड कोई भी जीरो नहीं है। अबे यार, एक्स कौन हो गया, यही तो हो गया ना एक्स की वैल्यू। ये माइनस को तो मैंने बताया ना प्लस कैसे बनाएंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो अंदर, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो अंदर। एक बार पूरा रीड कर लेंगे आर्टिकल जो आखिर में बताया। हो गया? हो गया। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। जैसा हर चैप्टर के बाद होता है कि हम एक दो पेज छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देंगे हम लोग, एक दो पेज ब्लैंक।
और हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अगला चैप्टर 3D। आ जाए। हाँ, अब यहाँ पर 3D में कई चीजें हम लोग जो 2D में पढ़ के आते हैं उससे मिलती जुलती पाएंगे, लेकिन डिफरेंस तो होगा ही सही, क्योंकि कहाँ 2D और कहाँ 3D है ना। तो यहाँ पर देखें 2D में अपन ऐसे कहते थे क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते थे, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव, एक ओरिजन होता था, हाँ या ना। 3D में क्वाड्रेंट्स नहीं होते, ऑक्टेंट होते हैं। 8 रीजन हो जाते हैं, कितने? 8। क्यों हो जाते हैं 8? जेड आने की वजह से। अब इसको अपन कैसे फील कर सकते हैं? तो अगेन, क्योंकि बोर्ड पे बनाया जा सकता नहीं है, हमको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। पेन दो, 3 पेन दो। हम लोग चाहें तो घर पे इसका 3D फोटो देख लें, एक पेन, एक बस एक। हम घर पे चाहें तो हम इसका 3D व्यू देख सकते हैं, है ना। गूगल पे चले जाए, 3D व्यू ऑफ ऑक्टेन लिखते हैं तो दिख जाएगा कैसा होता है। बोर्ड पे नहीं बन पाएगा एग्जैक्टली, है ना। अब फील करना जैसे कि होगा क्या। ऑनलाइन वाले बच्चे भी थोड़ा सा फील करने की कोशिश करेंगे। दिख रहे हैं 3 पेन, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, सही है क्या? ये ऐसा सोचो, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ये एक्स इधर है तो इधर एक्स नेगेटिव है। अब मैं देखो 3 ही पकड़ पाऊंगा, 6 पेन पकड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए तो इमेजिन करना पड़ेगा एक पेन इधर भी है, एक पेन नीचे है और एक पेन इधर है। कैन यू सी 8 रीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है क्या? नहीं समझ में आया? और ऊपर की जो 4 रीजन चलेंगे, इसमें अपना जेड ऊपर ही है, तो जेड कैसा है? पॉजिटिव। और जो नीचे वाले 4 आएंगे उसमें जेड नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो जैसे अपन लोग को बड़ी आसानी से पता होता है कि कोई क्वाड्रेंट में अपने को पॉइंट पता करना है, तो कोई हमसे कहता था कि भाई 2, -3 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? तो हम खट से कह देते थे फोर्थ में, क्योंकि हमें बताया ना एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ होता है? फोर्थ में। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि कोई अगर अपने को 2, 1, -6 बोल रहा है, या कोई अपने को -2, 1, -6 बोल रहा है, तो ये कौन से ऑक्टेंट पे लाई करेगा, 8 में से कहाँ लाई करेगा? तो ये पता करने के लिए बार बार ये फोटो बना के तो देखेंगे नहीं कि इधर एक्स पॉजिटिव इधर वाई नेगेटिव। हम लोग इसका ये टेबल जो मैं बना रहा हूँ, चाहे तो ये याद कर ले। अदरवाइज अगर टेबल नहीं याद करना चाहते हैं, तो फिर ये इमेजिन करना पड़ेगा कि इधर एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर जेड पॉजिटिव। ऊपर के 4 में क्या हो रहा है? जेड तो पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे के 4 में जेड नेगेटिव, और ऊपर के 4 में क्या होता है? फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव, सेकंड में एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब ऊपर के 4 में जेड कैसा? पॉजिटिव। तो तुम्हें चारों एक्स वाई जेड का पता है ही सही, तो जेड का साइन प्लस 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 लगा देना। नहीं समझ में आया? तो ये मैं टेबल बना देता हूँ, तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना। ये हमारे पास ऑक्टेंट है, 8 रीजन बनेंगे। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। एक्स, वाई और नीचे वाला जेड। ये देखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दिख रहा है तुम्हें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसी के ऊपर वो जो शिफ्ट होएगा वो सेम चीज चलेगा एक्स वाई जेड में। देखो पहले प्लस, फिर 2 माइनस, फिर प्लस, पहला प्लस, फिर 2 माइनस, फिर प्लस। वाई में क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई कैसा होता है? पॉजिटिव। तो पहले 2 प्लस चलते हैं, अगले 2 माइनस, फिर अगले 2 प्लस, अगले 2 माइनस। और जेड में तुम्हें बताया मैंने, पहले 4 ऊपर वाले रीजन में आएंगे तो पॉजिटिव और अगले 4 में नेगेटिव। समझ में आ गया क्या? तो अगर मैं बोलूं ये पॉइंट ए है, जो कि -2, 1, -4 है, ये कौन से रीजन में लाई करेगा? तो ध्यान से देखो, एक्स नेगेटिव चाहिए, जेड भी नेगेटिव चाहिए, और वाई कैसा चाहिए? पॉजिटिव। कौन सा रीजन हुआ? 6th ऑक्टेंट। समझ में आ गया क्या? तो ऐसे अपने को आइडिया लग जाना चाहिए कि कोई कोऑर्डिनेट हमको 3D में दे रहा है तो वो कौन से ऑक्टेंट पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या? बना लेंगे इसको।
आई होप ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। हाँ के ना? परफेक्ट। अच्छा, ये चीज तो खैर अपन लोग को सबको ही पता है कि जब हम 2D पढ़ते हैं, ये देखो एक मिनट के लिए इसको भी लिखा दूंगा अभी मैं। ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई होता था। हम लोग कहते थे ये पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है तो हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? इसको एब्सिसा बोलते थे, इसको ऑर्डिनेट। हम क्या कहते थे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाई का मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को एक्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, और फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से उसके आगे प्लस और माइनस लगा देंगे। हाँ है ना? 3D में ये नहीं होगा कि अपन डिस्टेंस यहाँ था, वो कहाँ पे हो गया? प्लेन से डिस्टेंस। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया 3D में? एक्स की मतलब समझना इसको, अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये ऐसे कुछ होगा, एक्स वाई जेड, है ना? अब ये यहाँ पर अपने पास वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। तो अगर मैं यहाँ पे हवा में एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लेता हूँ, तो यहां से अगर मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापी ना, तो ये वाई नहीं आएगी। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट परपेंडिकुलर गिरेगा तो क्या ये एक्स जीरो जीरो हो जाएगा पॉइंट? तो अब ये जो दूरी है ना, एक्चुअली में ध्यान से देखो तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गई। समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये वाई नहीं रही। समझ में आ रही बात? ये वाई नहीं, 2D में तो वाई थी ये। अरे ये वाई था ना ये, और ये क्या था? एक्स। 3D में ये वाई नहीं था। किसकी वजह से चेंज हो गया? जेड की वजह से। तो अभी लिखते हैं अपन, चलो पहले तुम ये बनाओ फिर लिखते हैं। मतलब छोटी छोटी सी देखो डिफरेंसेस हैं, उनको नोट करते हुए जाएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना? और इस चैप्टर में तो मेजोरिटी ऑफ चीजें जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पुराने ही चैप्टर से रिलेट करेगी, और थोड़ा बहुत 2D वाला आइडिया हमारा रहना चाहिए। एक आर्टिकल के लिए मैं अभी से तुम्हें टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम लोग पढ़ लो। हम लोगों ने याद है स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, हमने स्ट्रेट लाइन पे एक आर्टिकल पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर। वैसे तो स्ट्रेट लाइन हमारे टेस्ट में आ चुका है 11th के पोर्शन में। तो हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर, फिर हम पढ़ते थे डिटरमाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। फिर हम पढ़ते थे बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, जिसमें हम ओरिजिन वाला लेते थे एग्जांपल। फिर हम जनरल पॉइंट ले लिया करते थे 2,3 होता। याद है वो आर्टिकल स्ट्रेट लाइन में से एक बार रिकैप कर लेना, अपना रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि वो काम जब यहाँ पर आएगा तो वहां पर मैं सीधे बोलूंगा ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में अप्लाई करते हैं, बस वही चीज को आगे कैरी ऑन करते हैं। तो पढ़ के आओगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, नहीं पढ़ कर आओगे तो ऐसा लगेगा यार ये कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो अभी टाइम है उसके अंदर, यू हैव टाइम, क्योंकि कम से कम 2 टर्न तो लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो तुम्हारा आज क्लास क्या है? मंडे, फिर यू हैव वेडनेसडे एंड यू हैव फ्राइडे, तो मतलब यू हैव दिस होल वीक। और तुम्हें सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ने के लिए कह रहा हूँ मैं। नंबरिंग वही है ना भाई, ऊपर का 1 2 3 4 चलेगा, नीचे का 5 6 7 8 चलेगा। अभी बताया तो था मैंने जब वो पेन से डायग्राम बनाया था। ऊपर वाला जो 4 क्वाड्रेंट उसमें आ रहे हैं ना ये जो अपने को, वो 1 2 3 4 है। नीचे जो बन गए वो 5 6 7 8 हो जाएगा। अभी बताया था मैंने बात। पढ़े आगे? तो अब 3D में कोऑर्डिनेट का मतलब, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं कि अपन बोले कि वाई से दूरी नहीं। अब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस। तो लिखो इसको नोट करके, इन 3D, in 3D, in 3D, the magnitude of x coordinate, in 3D, the magnitude of x coordinate, in 3D, the magnitude of x coordinate is the perpendicular distance from yz plane. Magnitude of x coordinate is the perpendicular distance from the yz plane, comma, magnitude of y coordinate, magnitude of y coordinate, magnitude of y coordinate is the perpendicular distance from zx plane या xz plane. Magnitude of y coordinate is the distance, perpendicular distance from xz plane या zx plane, कुछ भी लिख लो।
and comma z, magnitude of z coordinate is the perpendicular distance from xy plane, and magnitude of z coordinate is the distance from xy plane. और चाहे तो ये फोटो भी बना लें, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात बार बार करेंगे ना, तो कई बच्चे वाई बोलते रहेंगे। अब वाई नहीं रहेगा 3D में, अब क्या आंसर हो जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फोटो भी बना, ये वाला। बढ़ू आगे। इसके बाद कुछ चीजें जो हम लोग को बहुत फेमिलियर लगेंगी, इस चैप्टर में बोल ही रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कोई नया नहीं है हमारे लिए। हमारे पास ऐसे दो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, z1 है। इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है, z2 है। तो अगर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस d निकालनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। फिर इसी के साथ में सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला तो अगर मुझे यहाँ पर एक पॉइंट P चाहिए, सपोज करें कि वो इसको, चलो अभी m/n ही ले लेते हैं, बाद में अपन सॉल्व करने के लिए तो λ/1 लेते हैं। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये आ जाएगा mx2 प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, एंड सिमिलरली यू कैन राइट y एंड z। और इसी तरह से अगर इसको एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट Q होता, जो इसको m/n में ही डिवाइड कर रहा होता, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सिंपली बीच में माइनस लगाते हैं, mx2 माइनस n(x1) अपॉन m माइनस n, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर तुम्हें ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना हो तो क्या करोगे, तीनों x जोड़ोगे अपॉन 3, तीनों y जोड़ोगे अपॉन 3। इसी तरह से तुम्हें अगर इन सेंटर निकालना हो तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx, अरे वही है सब कुछ, बस यहाँ पर क्या आ गया एक्स्ट्रा z। तो जैसे x और y निकालते हैं वैसे ही z निकाल, OGC के बीच में रिलेशन आ गया तो 2:1, g डिवाइड्स OGC इन द रेशियो 2:1। पता है ना ये सारी बातें, तो वो सब मैं वापस से, बस अपन को पता ही है, वापस से पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते इसी के अंदर। फाइन क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें हम लोग बहुत एलिमेंट्री एलिमेंट्री क्वेश्चन से ही मतलब सीखेंगे चीजें, क्योंकि वो चीजें क्लियर होगी तो अपने आप ही जो क्वेश्चंस अपने आते हैं या जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आगे आएंगे एट द एंड, वो अपने से इजीली बनने लग जाएंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P A, B, C from y axis. Find the distance of the point P A, B, C from y axis. I think सब लोग ओरली आंसर दे देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी अपन ने ये चीज वहां देखी थी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स वाई जेड प्लेन है, ये एक्सेस बना दिए तीनों। यहाँ पर हवा में एक पॉइंट पी है जो कि ए बी सी है। अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ऑब्वियसली ये 0, B, 0 आएगा। ये जो दूरी है ये ऑब्वियसली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट
find locus of point which move such that its distance from x-axis is 1 by 2 of its distance from YZ plane. YZ plane. तो हम लोग याद करें, स्ट्रेट लाइन में हम लोग लोकस के लिए h, k लेते थे। 3D में हम h, k के साथ वर्क नहीं करेंगे। हम लोग इन जनरल 3D में लोकस के लिए प्रिफर करते हैं कि अल्फा बीटा गामा लें। हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा गामा लेने वाले हैं, P पॉइंट जिसका लोकस निकाल रहे हैं, और आखिरी में अल्फा बीटा गामा को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स वाई जेड से। तो उसने बोला इस पॉइंट P का लोकस निकालो। वो इस तरह से घूम रहा है कि इसकी डिस्टेंस किससे? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी? अंडर रूट ऑफ beta square plus gamma square, and this distance is half of its distance, yani it is 1 by 2 of its distance from yz plane। yz plane से distance क्या होगी? mod alpha। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। एंड नाउ ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है क्या? नेक्स्ट। मतलब इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने मतलब स्टार्ट किया है पूरे चैप्टर को, और ऐसे ही अपन हर आर्टिकल में बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेते चलेंगे। इसमें कई सारी ऐसी चीजें जो मतलब फ्रीक्वेंटली बोर्ड में भी हमको देना है तो उसमें भी पूछी आती है। अगले जैसे 2 आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, वो है नए नाम जो हम लोग पहले वेक्टर में नहीं सीखे, दैट इज डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। क्या नाम लिया मैंने? डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। अब क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ है नहीं, बस ये तुम कंप्लीट करो तो मैं चालू करूं। अब अगेन यहाँ पर पहली बार में ही अगर पिक्चर क्लियर कट दिमाग में रही तो फिर एग्जाम में कभी भी इनको लेके कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि बोर्ड पे बनेगा नहीं 3D वाला, और मैं बोर्ड पे जब बनाऊंगा तो बच्चा मिस इंटरप्रेट करता है। क्लास में ध्यान से सुना तो घर पे आके भी एक बार पढ़ लिया तो कभी भी गलत याद नहीं रहेगा, लेकिन होगा क्या, अभी सब गड़बड़ होने वाला है। पेन दो, 3 पेन दो फटाफट, बंद करके देना। हाँ 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 बस। अब यहाँ पर अब समझने की कोशिश करें अपन लोग फिर से, मतलब एक बार बस पिक्चर क्लियर हो जाएगी, परमानेंट काम हो जाएगा। ये हमारे पास तीनों एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अब हमने ये पॉइंट कौन है? ओरिजिन। अब मैंने इसको ऐसे ऐसे हवा में एक वेक्टर बनाया ओपी, ये पॉइंट पी है। कौन सा वेक्टर बन गया? ओपी। तुम्हें दिख रहा है ये वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इसने एंगल बनाए इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कुल मिला के डायरेक्शन एंगल क्या हुआ? एक वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल मेजर्ड इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है क्या? तो क्या किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है, क्या अभी फोटो में लगेगा जब बोर्ड पे बनेगा, क्या किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है और ये वाई एक्सिस के साथ बीटा है? तो क्या किसी बच्चे को ऐसा फील हो रहा है अल्फा प्लस बीटा 90? बट अब बोर्ड पे बनेगा तो ये ऐसा देखेगा। तो बोर्ड पे जब ऐसा देखेगा तो बच्चे को लगता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो उनका सम तो 90 होगा। बट ऐसा पिक्चर बोर्ड पे देखेगा, एक्चुअली में ऐसा है। बात तो समझ में आई नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि बोर्ड क्या है? 2D। तो ऐसा दिखेगा बोर्ड पे, ऐसा दिखेगा नहीं। बोर्ड पे फोटो बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा। तो बच्चे को लगता है अच्छा ये एक्स एक्सिस के साथ, अच्छा ये वाई एक्सिस के साथ, सब 90 है। नहीं आया समझ में? बट एक्चुअली फोटो ऐसा बोर्ड पे दिखेगा, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब मैंने कहा बहुत हो गया है ना, अब बोर्ड पे बना करके चालू कर देते हैं। हेडिंग डालो, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन
कोसाइंस। ठीक है क्या? सामने अब वही होने वाला है जो मैंने बोला है। ये ओपी वेक्टर, और अब मैं बोलूंगा देखो ये एंगल बेटा अल्फा, ये एंगल देखो बेटा बीटा, और ये एंगल देखो गामा। बच्चे को लगेगा अल्फा प्लस बीटा 90। अब लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्फा बीटा गामा, इन्हें कहते हैं हम लोग डायरेक्शन, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर। लिखना मत, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि मैं लिखाऊंगा बीच में कुछ चीजें जो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, मत लिखो। कोई जल्दीबाजी मत करो, बहुत टाइम है हमारे पास, है ना? कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर अभी लिखेंगे, है ना? मैं बोलूंगा वो लिख देंगे अपन लोग। इसके बाद, इसके बाद ये ओपी वेक्टर है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर भी A1 A2 A3 है? क्योंकि वो तो ओरिजिन है। तो मैं ओपी वेक्टर बोलूं या मैं पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ या ना? तो ध्यान से सुनेंगे। इन एंगल्स को, जिनको डायरेक्शन एंगल्स बोला गया, जिनके बारे में एक नोट लिखेंगे, इनके कॉस ले लिए जाए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। एंड वी एक्चुअली डिनोट दिस बाय एल, दिस बाय एम एंड दिस बाय, शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं? एल एम और एन। एल एम एन आर द डीसीज। वो देखो मना करने के बाद भी लिख रहा है, अब छोड़ दिया उसने फटाफट। और सबको लगता है ये मतलब इतने सारे बच्चों में कहाँ नजर जाएगी, बट नजर सब तरफ जाती है, ध्यान रखें, सब तरफ चली आती है। एल एम और एन ये हो गए डीसी। अब मैं यहाँ पर सिंपल, वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख दूं तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, मैं अगर बोलूं ओपी वेक्टर का क्या ले लो, डॉट आई कैप के साथ, तो वही तो एंगल अल्फा दे रहा है। तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ से? मॉड ओपी, मॉड आई कैप, कॉस अल्फा। अब ओपी का डॉट इसके साथ तो ए वन ही होगा ना, और इसका मैग्नीट्यूड तो वन ही है ना, तो इसके नीचे क्या आ गया? ओपी का मैग्नीट्यूड। तो क्या मैं उसको, चलो लिख देते हैं पूरा ही, यही होगा ना मैग्नीट्यूड। तो ये तुम्हारा कौन हो गया? कॉस अल्फा। एक तरीके से बोले तो एल का मतलब हुआ क्या? एक्स कंपोनेंट, या बोले आई कंपोनेंट अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड। समझ रहे बात को? और इस तरह से ये A2 अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से इसको A3 अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। नहीं आया समझ में? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल कल को कोई बोले एक वेक्टर ए है जो कि आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है, इसके डीसीज बताओ क्या है? डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइंस बताओ क्या है? तो हमारा आंसर आ गया बहुत सिंपल, 1/3 एम की वैल्यू -2/3 और एन की वैल्यू 2/3। ये 3 कहां से आया? इसका मैग्नीट्यूड। और ये 1 कहां से आया? आई का कोफिशिएंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया एल एन आर। मिलेगा। और एक और बात देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को जोड़ो, यानी कि बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से अपने को पता चलता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आएगा? 1। इसका मतलब है सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना? तो दिस इंप्लाइज, अगर सिग्मा साइन स्क्वायर की जगह सिग्मा साइन स्क्वायर पूछ लेता कॉस की जगह, तो बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डीसीज के बीच का रिश्ता क्या होता है? डीसीज के बीच का रिश्ता क्या होता है? रिश्ता सिर्फ इतना सा होता है कि उनके स्क्वायर्स का सम 1 होता है। अब तुम बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस है, अगर आप ध्यान से घूरो तो आपका ये जो आप लिख रहे हो ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर राइटिंग कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर। आप इसको मन ही मन में क्या बदल रहे हो? यूनिट वेक्टर में बदल रहे हो। और फिर जो आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट आएगा उसको आप एल एम और एन कह रहे हो। तो मैं बोल रहा हाँ बिल्कुल यही चीज, और यही से सबसे इंपॉर्टेंट बात चालू होती है
जैसा काम वेक्टर में यूनिट वेक्टर करता था वैसा ही काम 3D में डीसी करेगा। मुझे अगर किसी लाइन का डायरेक्शन नहीं पता है तो मैं उसको ले लूंगा एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, जहां पर एल, एम और एन उस लाइन के डीसीज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ बात पल्ले पड़ी क्या? छापेंगे वहां, नोट याद रखना, वहां पे आकर के रुकना है, यहाँ पर मुझे कुछ लाइन लिखानी। आई होप ऑनलाइन वालों को आराम से सारी चीज जो बोर्ड पे लिखी समझ में आ गई होगी। परफेक्ट। इतना हम अगली क्लास में पढ़कर आएंगे। और होमवर्क अभी मैं बता देता हूँ कि क्या है, बस खत्म कर रहे हैं अपन नोट लिखाने के बाद क्लास। और होमवर्क में हमारा शीट का डिस्कशन जो चल रहा था उसमें डू योरसेल्फ कुछ बचा है क्या वेक्टर के अंदर? 11 तक हो गया था। कितने थे डू योरसेल्फ? 13। हमारा अगले टर्म का होमवर्क ये रहेगा कि डू योरसेल्फ 12 और 13 करना है। इसके अलावा हमारा ओवन में कितना हो चुका है? ओवन कंप्लीट है। O2 14 तक हो गया था, तो O2 में 15 से लेकर के कंप्लीट कर लेंगे 23 तक। नहीं 23 नहीं है, 27 तक। 27 मेरे को याद है पहले हो चुका है ना? पहले दे दिया था 26। S1 में कितना हुआ है? क्या बचा है? O1 S1 में क्या बचा है? देख लेना तुम्हारे हिसाब से, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ बचा हुआ है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके अलावा जेई मेंस शुरू हुई थी क्या? तो इसमें अपन जेई मेंस जोड़ लेंगे 1 से लेके 15। ये हमारा परसों के दिन का ऑल्टरनेट क्लास से करना पड़ेगा क्योंकि शीट बहुत बड़ी है। इसके बाद 3D चालू हो चुका है, 3D के अंदर भी बहुत सवाल है। अब की शीट्स बड़ी है सारी, जितने भी 3 चैप्टर बचे हैं। वेक्टर 3D की भी बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बड़ी है, और प्रोबेबिलिटी की कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बड़ी है शीट, है ना? जितने हमारे O1, O2 और S1 में सवाल होते हैं उससे ज्यादा सिर्फ O1 में है प्रोबेबिलिटी के अंदर। मतलब 3-4 एक्सरसाइज मिला ले तो सिर्फ O1 बनेगी प्रोबेबिलिटी की। नोट, हाँ नोट, वो नोट में लिखेंगे। बोलू? नोट में लिखने वाले हम लोग द एंगल विच OP वेक्टर मेक्स। मेरे फोटो के अकॉर्डिंगली OP है, तुमने अगर अपना दिमाग लगाया तो चेंज कर लेना, जो मैंने बोर्ड पे फोटो बना रखा है। द एंगल विच OP वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ the angle which the OP vector makes with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis are called direction angles. Are called direction angles. And their cosines are called direction cosines. And their cosines are called direction cosines. That's it for today. 3D हमारा अभी बिगिन हुआ है। 3D में अपने को 4 लेक्चर लगेंगे टोटल कंप्लीट करने के अंदर। आज के अलावा तो 2 लेक्चर इस वीक में हो गए और 2 लेक्चर अगले वीक के हो गए, तो उसमें अपना 3D कंप्लीट। आफ्टर 3D नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। द एंड ऑफ टुडेज क्लास।